नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन और भव्य मंच पर। मैं हूं सत्यम और एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे आज के सेशन में आपकी तरफ से लगातार एक क्वेरी आ रही थी, ये जिज्ञासा आ रही थी और ये प्रश्न भी था कि सर जी, हम यूपी और बिहार के विद्यार्थी हैं, इतना भर भर के सिलेबस है, दिल खोल खोल के सिलेबस है, समय मुश्किल से 60 दिन है, ठीक है, जिनमें से 10 दिन तो हमें प्रैक्टिकल देना है। तब क्या हमारी तैयारी जो है वो उत्तम से सर्वोत्तम हो सकती है? एक क्वेरी और एक बच्चे ने पूछी थी कि सर जी, वैसे तो सब ठीक ठाक है, पर एक बार एक सॉलिड रिवीजन हो जाता। ठीक है, एक बच्चे ने एक बार और पूछा था, ठीक है, उड़ान बैच के अंदर ही एक बच्चे ने अभी लेटेस्ट क्वेरी में पूछा था कि सर जी, सब चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन मैं ना ये चाहता हूँ कि मेरे 95 से तो कम किसी भी सब्जेक्ट में ना आए, अब बताइए मैं क्या करूँ? तो भैया, इन तमाम मुश्किलों को हल करने के लिए और आपको उत्तम से अति उत्तम बनाने के लिए, अगर आप औसत हैं तो आपको सर्वोत्तम बनाने के लिए हिंदी मीडियम की जो समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए हम लेकर आए हैं उड़ान फास्ट ट्रैक, जो कि पीडब्ल्यू परिवार की एक शानदार पेशकश में से एक है। अब भाई, ये तो हो गई कि हम क्या करने वाले हैं, ये बोर्ड जो है, ये जो बैच जो है वो किस काम के लिए आएगा, यूपी और बिहार की हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। पर इस बैच की विशेषता क्या है, यहाँ पर हम क्या खास सीखने वाले हैं? क्योंकि देखो, गुण से रहित तो संसार में कुछ भी नहीं है, हर चीज़ की अपनी एक विशेषता है, हर चीज़ की अपना एक स्टैंडर्ड है, अपनी एक यूनिकनेस है। ठीक है, तो इसी सेशन में, इसी दौरान हम बात करते हैं कि भाई उड़ान फास्ट ट्रैक में खास क्या है। तो देखो बेटा, उड़ान की अगर हम बात करें तो वो हमारा नॉर्मल कोर्स है जो पूरे साल भर चलता है, सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल चलती रहती हैं, चीज़ों को हम करते रहते हैं। पर यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट रिवीजन की, कि भाई अगर कोई चीज़ छूट गई है तो ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, ऐसे तमाम प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं और कहीं ना कहीं आए हैं, उन तमाम चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप एक एवरेज किस्म के विद्यार्थी हैं कि भाई वही 50-60 का क्राइटेरिया रहता है और आप चाहते हैं कि आप सर्वोत्तम प्रदर्शन करें, तो ये बैच आपके लिए है, एक सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए। ठीक है, तो ये तमाम बातें थी। अब बात करते हैं आज के सेशन की। तो देखो बेटा, यहाँ पर हिंदी जो है वो यूपी बोर्ड के लिए भी उपलब्ध है, बिहार बोर्ड के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो इतनी सारी सूचनाएं तो आप तक पहुंच गई हैं। अब आता है प्रश्न आपकी तरफ से, जिज्ञासा एक और जाग सकती है कि चलो सर जी, सब बातें हैं, पर हम क्या करें, हम कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? तो भैया जी, करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ एक सरलतम काम है कि भैया जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, उस पे अमल करना है। जो शिक्षक कह रहा है उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, यह जानने का प्रयास करना है कि ये ऐसी बात जो है, ये फला कॉन्सेप्ट जो है, यह कितना महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, और शिक्षक की बात को अच्छे तरीके से मानकर, समझकर, पुनः अभ्यास कर परीक्षा में प्रदर्शन दिखाना है। बस आपका काम इतना ही है। ठीक है, तो ये तमाम बातें आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की कि भैया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कक्षा 10 का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, हिंदी का। और यहाँ पर जो है ना, इस टॉपिक से आपको 10 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं? 10 अंक। अब भाई मन में जिज्ञासा आई होगी कि टॉपिक क्या है, तो टॉपिक तो स्पष्ट दिखाई ही पड़ रहा है कि हमारा आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण कवि एवं लेखक परिचय, जो कि परीक्षा में ना हमें दिखाई पड़ता है कितने अंक में? 5 अंक के लिए। और ये 5 अंक कैसे होते हैं? 3 धन 2। ठीक है, अब ये 3 धन 2 का फंडा क्या है ये भी समझ लो। ये तो केवल कवि है, क्या है? कवियों के लिए है। ऐसा एक प्रचार लेखकों के लिए भी है। ठीक है, कि जब आप लेखक के विषय में लिखेंगे तब वहाँ भी आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। और किस सेंस में प्राप्त हो रहे हैं? 3 धन 2 में। ठीक है, अब ये 3 धन 2 का फंडा क्या है भैया? तो वो चीज़ समझ लो। आपको लेखक का जीवन परिचय बताना है, आपको कवि का जीवन परिचय बताना है, और ये जीवन परिचय बताने के ही आपको लेखक में 5 अंक मिलेंगे, जिसमें से 3 अंक जीवन परिचय के लिए हैं, 2 अंक रचना के लिए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ भी चीज़ें आगे पीछे होती रहती है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को हम सीखेंगे यहाँ पर।
तो बस आपको करना ये है कि अपना पेन कॉपी उठाना है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। फिर एक बार नोट्स को पढ़ना है, जो नोट्स आपको तक पहुंच जाएंगे इन तमाम नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद एक बार लिखकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखो हिंदी जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है। किसका माध्यम है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। हिंदी या कोई भी भाषा, उसके माध्यम से आप अपने विचार प्रकट करते हैं। आप किसी को अच्छा कह सकते हैं, आप किसी को बुरा कह सकते हैं, आप किसी के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते हैं, और आप किसी के प्रति राग और द्वेष भी व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है, और अभिव्यक्ति विचारों की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रटने का काम तो निरस्त ही हो गया। वो तमाम बच्चे जो रटते रहते हैं कि मॉडर्न जो समय है, आधुनिक युग विज्ञान का युग है, और विज्ञान ने कई प्रकार की तरक्की कर ली है। इसे विज्ञान के चमत्कार निम्न प्रकार के होते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में चमत्कार, तकनीकी के क्षेत्र में चमत्कार। ये तमाम बातें जो हैं वो रद्दी कोरा पन्ना है, ठीक है। चीज़ें रटी नहीं जाती बेटा, हिंदी की दुनिया में चीज़ें बिल्कुल नहीं रटना है, समझना है, अपने शब्दों में अभिव्यक्ति करना है, क्योंकि लेखक आप बनने वाले हैं। हिंदी को पढ़ने वाला हर बच्चा लेखक होता है, ठीक है। एक छोटा वोटा कवि तो हर आदमी है। फेसबुक की दुनिया में, स्टेटस की दुनिया में, व्हाट्सएप के स्टेटस की दुनिया में हर बच्चा जो है एक छोटा मोटा कवि तो है ही, ठीक है। तो अपने अंदर के छोटे मोटे कवि को मोटा कवि, बड़ा कवि बनाओ, ठीक है। और लेखकों को जानो, समझो, उन्होंने क्या लिखा है उसको अपने स्तर पर समझो, और फिर परीक्षा में प्रदर्शन करो। और इस तरीके से अगर तुम कर रहे हो तो बेटा ये मान के चलो कि तुम्हारे जितने भी अंक आते थे उनमें 10% की वृद्धि तो होगी ही। क्यों होगी? क्योंकि एक तो तुम्हारा रटना वाला सिस्टम खत्म हो गया, तो तुम्हारी जितनी एनर्जी रटने में लग रही थी ना, सुबह से उठ के और छत पे घूम घूम के रट रही थी, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है, वो तुम्हारा समय बच गया। दूसरी चीज़ तुम्हारी क्या बच गई कि भैया जितना जो समय फालतू गया वो बच गया, एनर्जी बच गई, और साथ ही साथ बच गया डर, और जो घबराहट होती ना कि अरे नहीं पढ़ पाए, ये नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें बच गई। तो चलिए बच्चा, आज के सेशन में हम बात करते हैं कि कवि परिचय के अंदर हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ना बेटा यहाँ पर हम बहुत महत्वपूर्ण कवियों की चर्चा करेंगे, जिनमें से तुलसीदास एक कवि हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 कवियों के विषय में पढ़ेंगे। कौन से कवि? 4 प्रमुख कवि। और इन 4 प्रमुख कवियों को पारंपरिक कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारंपरिक कवि। कैसा? पारंपरिक कवि, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। पारंपरिक क्यों? क्योंकि जब से हिंदी का उदय हुआ है एज अ सब्जेक्ट ये कवि पढ़ाए जाते हैं। इनमें से पहले कवि कौन है? तुलसी हैं। दूसरे कवि हैं हमारे सूर, ठीक है, बिहारी, और फिर आते हैं रसखान, ठीक है। तो भैया कहा भी जाता है तुलसी सूर बिहारी इनसे परीक्षा है हारी, ठीक है। कि भैया हिंदी की कोई परीक्षा हो, अगर कोर्स में तुलसीदास है तो तुलसीदास से प्रश्न आना ही आना है। सूरदास यदि प्रश्न में है, यानी कि आपके सिलेबस में है, तो प्रश्न आना ही आना है, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम ट्रेडिशनल कवियों को पढ़ेंगे, पारंपरिक कवियों को पढ़ेंगे, ठीक है। और इन कवियों को पढ़ने के बाद, ठीक है, हमें 5 अंक की निश्चित प्राप्ति होगी। कितने अंक की? 5 अंक की, ठीक है। बस अच्छे तरीके से पढ़ना है और लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो लिख कर प्रैक्टिस क्यों करनी है, इसको तुम ऐसे मत समझो कि मैं तुम्हें रटने के लिए कह रहा हूँ, या रटने का ही दूसरा तरीका नहीं। एक बात सोचो, जब तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता था तब क्या होता था? साइकिल चलाते थे तो गिरते थे ना, ठीक है, जब सीख रहे थे। और जब एक बार सीख गए फिर आज तक कभी नहीं गिरे होगे, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है, कभी सामने वाले की गलती हो जाए तो हो जाए, पर हम अपनी गलती से कभी नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि वो हमारी मसल मेमोरी हो चुकी है। हमें पता है जैसे ही हम सीट पे बैठते हैं हमें कैसे ड्राइव करना है, क्योंकि उसकी हमने एक लंबी प्रैक्टिस की है। इसी तरीके से कवियों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लो। जितना प्रैक्टिस कर लोगे ये प्रैक्टिस परीक्षा में काम में आएगी, समय बचेगा। एक औसत विद्यार्थी को लिखने में लगते हैं कितने मिनट? ठीक है, 5 मिनट, ठीक है। और तुम्हारा अगर प्रैक्टिस है, कितनी बार है? 10 बार तुमने अगर प्रैक्टिस कर लिया है तो यही काम तुम 3 मिनट में कर लोगे। सोचो, 5 मिनट में एक कवि परिचय लिखा जा रहा है और 3 दूनी 6 मिनट में तुमने 2 लिख दी है, ठीक है। कितने मिनट बच गए? 4 मिनट। 4 मिनट में क्या कर सकते हो? ये 4 मिनट जो है ना वो तुम निबंध में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि निबंध बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीखेंगे, ठीक है। कवियों की चर्चा के होने के बाद अब हम बात करते हैं लेखक हम कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अति महत्वपूर्ण लेखक पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण नहीं, अति अति महत्वपूर्ण। कौन कौन से लेखक पढ़ेंगे भैया जी? तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्यारे प्यारे
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, ठीक है, जिनके बिना हिंदी तो अधूरी ही है, ठीक है, आधुनिक हिंदी जो है वो अधूरी मानी जाती है शुक्ल जी के बिना, ठीक है, तो उनकी चर्चा हम करेंगे। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, जो कि एक कवि भी हैं और एक लेखक भी हैं। फिर बात करेंगे राजेंद्र बाबू की, ठीक है। तो ये तीन जो लेखक हैं यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बात समझो, हम क्या पढ़ने वाले हैं, चार कवि पढ़ने वाले हैं और 3 लेखक पढ़ने वाले हैं। 4 3 7 बहुत ज़्यादा जो है कॉम्बिनेशन है नहीं, ठीक है। अगर हर जगह से तुम 2 2 भी पढ़ लोगे, कितना पढ़ लोगे, 2 2 भी पढ़ लोगे, ठीक है, तब भी तुम्हारा काम बहुत शानदार तरीके से बन जाएगा। बस करना क्या है कि मेहनत करना है, ऐसे नहीं करना है हाँ पढ़ लिया हो गया। जब 10 बार लिख लो, रिवाइज कर लो ना, तो उस पन्ने को दिल से लगा के रख लेना, पढ़ते रहना, अरे इनका जन्म यहाँ हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ताकि मेमोरी बनी रहे। क्योंकि यहाँ पर हम भूलना भी शुरू कर देते हैं। सारे प्रेशर, सारे एग्जाम्स का जो है ना, सारे सब्जेक्ट का बोझ भी आने वाला है। 16 को तो हिंदी है ही, उसके बाद गणित भी है, उसके बाद कोई और सब्जेक्ट भी है। तो भाई एक नन्ही सी जान परेशान है भाई, तो उन सारी परेशानियों को दूर भी करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हुई हमारी चर्चा का विस्तार, और अब हम बात करते हैं पहले जीवन परिचय की, यानी कि तुलसीदास की। तो देखो बेटा, हिंदी की दुनिया में तुलसीदास किसी भी परिचय के मोहताज तो है नहीं, ठीक है। घर घर तुलसी का पौधा और तुलसीदास की रामचरितमानस उपलब्ध है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां आपको तुलसी का पौधा ना मिले और रामचरितमानस ना मिले। असंभव है ये, हिंदुस्तान का तो फिर वो घर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्रकार के दिग्गज कवि माने जाते हैं, ठीक है। अब आइए इनका साहित्यिक परिचय जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रम में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, श्रावण शुक्ल की सप्तमी को हुआ था, ठीक है। अब यहां पर बेटा एक चीज याद रखना, अगर सन लिख रहे हो तो सन लिखना, और विक्रम संवत लिख रहे हो तो केवल विक्रम संवत लिखना। दोनों एक साथ मत लिखना, समय भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है, और कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। कहाँ हुआ था ये बात समझो, चित्रकूट के अंतर्गत राजापुर ग्राम में हुआ था। वैसे तो इनका जन्म जो है वो विवादास्पद माना जाता है, ठीक है। हर लोगों का, हर प्रकार के लेखकों का अलग अलग मत है, ठीक है। लेकिन हम एक सामान्य दृष्टि से ये मान लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम था वो क्या नाम था, आत्माराम दुबे, और माता का नाम था हुलसी, और हुलसी का ही पुत्र हुआ तुलसी, ठीक है। ये चीज याद रखना भैया जी कि हुलसी का पुत्र कौन हुआ, तुलसी हुआ, ठीक है। फिर देखो, ये राम के अनन्य भक्त थे, इनकी भक्ति दास स्वभाव की थी। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ कर दी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो शुरुआत हो जाती है वो इस बात की हो जाती है कि लेखक के किसी एक रचना का परिचय दीजिए। कितनी रचना का, एक रचना का परिचय देना है। अब ये कैसे कह सकते हो कि एक रचना का ही परिचय देना है, भाई साहब मॉडल पेपर में ऐसा ही प्रश्न आया है, तो वहाँ पर ध्यान देना है। क्योंकि सिलेबस केवल वो नहीं है जो आपको पाठ्यक्रम के नाम पर दिया जाता है, सिलेबस वो भी है जिसके आधार पर प्रश्न पत्र छापा जाता है। तो वहाँ पर जो है ना वो एक प्रश्न की, यानी कि एक रचना की ही चर्चा की गई है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि भैया संवत 1631 में जो है वो रामचरितमानस की रचना शुरू हुई, ठीक है। और आप बता सकते हैं पॉइंट डालकर कि इनकी जो प्रमुख रचना है वो रामचरितमानस है। ऐसी शानदार रचना है कि ये रचना जो है वो कभी दोबारा हुई नहीं, हिंदी की अमूल्य धरोहर मानी जाती है, हिंदी को प्रतिष्ठित करने वाली रचनाओं में से एक रचना है, ठीक है। फिर देखिए, रामचरितमानस के अतिरिक्त भी इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें कौन कौन से ग्रंथ प्रमुख हैं, तो भैया जानकी मंगल एक ग्रंथ है, पार्वती मंगल एक ग्रंथ है, रामलला, नहछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरबे रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि आदि इनकी जो है वो प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। और इनकी हर रचना में भारतीय संस्कृति का चित्रण, भारतीय वांग्मयम का चित्रण, ठीक है, मानस हंस की जो परंपरा है उन सारी चीज़ों का चित्रण यहाँ पर हमें प्रदर्शित होता है या दिखाई देता है, ठीक है। चलिए इस तरीके से लिखना है। फिर देखिए, बात करते हैं भाषा और शैली की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ना बेटा, वैसे तो ये यूपी और बिहार बोर्ड का क्लास है, ठीक है, ये जो क्लास है ये यूपी के लिए है। लेकिन अगर कोई एमपी का बंदा जुड़ा हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जीवन परिचय आता है, तो यहाँ से भी तुम सीख सकते हो, ठीक है। फिर देखो क्या है,
अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया पद आदि का काव्य शैली ने तुलसी, ठीक है, काव्य शैलियों में तुलसी ने खूब यानी कि पूर्ण प्रयोग किया है। तो इतना जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि भैया दोहा, जो प्रमुख प्रमुख दोहे हुए हैं, त्रोटक छंद हुए हैं, ठीक है, सोठा हुआ है, रोला हुआ है, चौपाई हुआ है, इन तमाम छंदों का प्रयोग जो है वो तुलसीदास जी ने भर भर के रामचरितमानस में किया है। फिर उसके बाद क्या है, इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ कला पक्ष की भी प्रधानता है, यानी कि काव्य पक्ष की भी पूर्णता है। उनमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को प्रभावोत्पादक बना दिया है। प्रभावोत्पादक मतलब प्रभाव को उत्पाद के रूप में व्यक्त करने वाला या फिर प्रभाव उत्पन्न करने वाला, ठीक है। चलिए फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, इनकी ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। तो भाषाओं की भी चर्चा हो गई, शैली की चर्चा तो हमने कर ही ली थी, भाषाओं की भी चर्चा कर ली कि भैया समान भाषाएं, मतलब चाहे ब्रज की बात कर लो, चाहे आप अवधि की बात कर लो। रामचरितमानस पूरा अवधि में है और गीतावली क्या है, पूरी अवधि में, सॉरी ब्रज भाषा में है, ठीक है। तो यहाँ पर तुलसी का जो विराट भाषा का स्वरूप है वो भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधि को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है, पर इससे कहीं भी दुरूहता नहीं आ पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भैया कितने महान राइटर थे। कोई भी ऐसी भाषा है, ठीक है, जो बोली के स्तर पर उन्होंने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करके उसे भाषा के रूप में प्रयुक्त किया, ठीक है, और एक विस्तार दिया। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साहित्य में स्थान। तो देखो बेटा, साहित्य में स्थान यदि कहा जाए तो लिखो, अगर नहीं कहा जाए तो काहे स्याही घोर रहे हो बार बार, ठीक है। स्याही बचाओ, समय बचाओ, जीवन में आगे जाओ, अगला प्रश्न हल करो। अगला प्रश्न भी नंबर देगा, केवल यही प्रश्न नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो देखो साहित्य में स्थान है तो उस प्रकार से आपको लिखना है। तुलसीदास जी ने अपने भक्ति भावना की अविरल धारा से हिंदी पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके काव्य के समान जनता के हृदय पर किसी अन्य कवि का प्रभाव नहीं है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और अमर कवि तुलसीदास जी श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक और मानव मन के कुशल पारखी हैं। तुलसीदास जी हिंदी काव्य जगत की अमूल धरोहर है। उन्हें रामचरितमानस महाकाव्य में श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के अंकन के साथ साथ राम को शिवजी तथा शिवजी को राम की भक्ति का प्रदर्शन करके अद्वितीय समन्वय की भावना भी स्थापित की है, ठीक है। तो भैया जी ये तमाम बातें तो लिखी लिखाई थी, ठीक है। हम क्या लिखे, तो आपको सिंपल सी 2 लाइनें लिखनी है। अगर बहुत कम लिखने का मन हो तो 2 लाइनें, और पूरा मन हो तो भाई साहब पीछे लिखा ही है, प्रैक्टिस ही बस करना है और कुछ नहीं करना है। क्या लिखोगे, तुलसीदास हिंदी साहित्य जगत की तुलसी वृक्ष के समान है। उनके जैसे राम काव्य का पुरोधा ना कभी हुआ है और ना हिंदी की दुनिया में आगे कभी होगा। तुलसी केवल राम काव्य की धारा के प्रतिनिधि कवि नहीं थे, बल्कि भारतीय संस्कृति की चेतना और भारतीयता के भी कवि थे, ठीक है। तो केवल ये बात भी बिल्कुल सच है कि भैया भाई का भाई से लड़ाई तो हर जगह देखने को मिलती है, पर भाई का भाई से प्रेम जो है वो किसने दिखाया, वो तुलसी ने दिखाया। मनुष्यत्व से देवत्व की जो धारणा है वो तुलसीदास ने दिखाई है, ठीक है। और देवत्व से मनुष्यत्व की जो धारणा है वो कृष्ण ने दिखाई है, सॉरी, मनुष्यत्व से देवत्व की जो भावना है वो राम ने दिखाया है, ठीक है। और इसी भावना का जो चित्रण है वो तुलसीदास ने किया है, ठीक है। और देवत्व से मनुष्यत्व की जो भावना है उसका चित्रण जो है वो कृष्ण ने करके दिखाया है, और इस चित्रण का जो वर्णन है वो सूरदास ने किया है, ठीक है। तो वही कहते हो ना कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ये सूरदास भी कहते हैं, ठीक है। और सूरदास और भी कई बातें कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले कवि की, जो है सूरदास जी। तो देखो भैया, सूर को हिंदी साहित्य का सूर कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसा कवि जिसकी तुलना का दूसरा वात्सल्य गाने वाला कवि तो भैया उपलब्ध ही नहीं है, यहाँ या कहीं नहीं, पूरे संसार में ऐसा कवि नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एक शानदार कवि कहे जाते हैं। चलिए परिचय प्राप्त करते हैं। तो भैया सूर बाबा का जो जन्म है ना वो 1478 वैशाख शुक्ल पश्चिमी को हुआ था, और इनके जन्म में भी संदेह है। कुछ लोग इन्हें रुनकता या रेणुका ग्राम में मानते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है दिल्ली के निकट एक गांव है सीही, वहां इनका जन्म स्थान मानते हैं।
तो इनका जो जन्म स्थान है वो भी विवादित रहा है। देखो सुनो, यहाँ पर एक काम की बात सीखो कि जो भी इतिहास में बड़ी हस्तियां हुई हैं सबके विषय में कुछ ना कुछ विवाद रहते ही हैं। किसी के जन्म के संदर्भ में है, किसी की उम्र के संदर्भ में है, किसी के कार्य के संदर्भ में है, ठीक है। तो उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, केवल हमको पढ़ना है क्या कि भैया 1478 में भाई साहब का जन्म हुआ था, जिनको हम सूरदास के रूप में जानते हैं। सूरदास एक महान कवि थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है, सूरदास जी जन्मांध थे। वल्लभाचार्य ने इन्हें अपने शिष्य बना लिया था। तो वल्लभाचार्य जी कौन होगा, इनके गुरु बाबा हो गए। क्या हो गए, वल्लभाचार्य जी कौन हो गए, इनके गुरु बाबा हो गए। फिर देखो, और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। क्या थे, सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है भाई साहब। ये तो हो गया सामान्य परिचय। अब देखो उसके बाद क्या है, सूरदास जी का गोलोकवास 1583 ईस्वी में हुआ। गोसाई जी विठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसौली नामक गांव में हुआ। खंजन नयन रूप रस गाते हुए, ठीक है, ये पद को गा रहे थे। कौन सा पद गा रहे थे, खंजन नयन रस रूप माते, ठीक है। इस पद को गाते हुए इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो सोचो यार कितनी अच्छी गति हुई होगी इस कवि की कि भगवान का नाम लेते लेते जो है वो भगवान के धाम को पहुंच गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख कृतियों की। तो भैया सूरदास जी की प्रमुख 3 कृतियां मानी जाती हैं। पहली कृति क्या है, सूरसागर। अब सूरसागर में जो श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है, सॉरी श्रीमद् भागवत जो महापुराण है उसके 10वें स्कंद का आधार लेकर कुछ पद प्राप्त होते हैं, ठीक है। और यही ये जो 10वां स्कंद है यही वो स्कंद है जहाँ हमें कृष्ण की चर्चा जो है वो देखने को मिलती है। तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उद्धव गोपी संवाद है, विरह वर्णन है जो गोपियों का, वो यहाँ इस पर वर्णन किया गया है। सूरसागर की इस वाले भाग में जो है वो आपको सारी चीज़ें प्राप्त होंगी यहाँ पर। और इसके 1.25 लाख से भी ज़्यादा पद जो हैं वो ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी ने लिखा है, लेकिन वर्तमान में केवल और केवल 10,000 पद ही उपलब्ध है। ये बात भी याद रखना, ठीक है। और अगर एक रचना के विषय में कहे कि बता दो तो भैया इसके विषय में बताना बहुत आसान है। फिर बात करते हैं दूसरी रचना के बारे में, सूरसारावली। इसमें 1107 पद हैं, यह सूरसागर का सार भाग है। तो भैया ये था बड़ा वाला भाई, और बड़ा भाई से जो कुछ भी काम का बना वो छोटे भाई में रख दिया। फिर देखो क्या है, साहित्य लहरी की बात करते हैं। इसमें 118 दृष्टकूद पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायक नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। तो बेटा साहित्य लहरी जो है ना वो मिश्रित पदों की श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पर हर एक विषय के विषय में, हर एक विषय पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मिलती रहती हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिली। चलिए आगे बात करते हैं हम, हमारे साहित्य में स्थान क्या था हमारे कविराज का। तो भैया देखो सूरदास जी के विषय में एक बात कही जाती है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जहते हैं करत प्रकाश, ठीक है। तो भैया अर्थ क्या है, सूर जो है वो क्या है, सूर्य हैं। क्या है, सूर्य हैं भाई साहब। और ऐसे वैसे सूर्य नहीं है, प्रकांड सूर्य, भयंकर खतरनाक तरीके से चमकते हैं, ठीक है। तो सूरदास जी एक शानदार जो है वो सूर्य हैं हमारे, और चमक भी अच्छी छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सूरदास को हिंदी साहित्य में सूर्य की उपमा से नवाजा गया है। एक ऐसा कवि जिसकी तुलना पूरे हिंदी साहित्य में किसी अन्य कवि से संभव ही नहीं। उनके विषय में कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है, ये चीज़ जो है वो आप फटाक से कोट कर देंगे, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जहते करत प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पर तुलसी की दास की भी चर्चा आप कर सकते हैं। अगर तुलसीदास के साहित्य में स्थान पूछ ले तो यही दोहा वहाँ काम में आ जाएगा, ठीक है। देखो खेलना बहुत स्मार्ट तरीके से है, ठीक है। वो समय चला गया कि जब रट रहे हैं। अब आजकल के लोग हो भाई, तुम 2023 में जी रहे हो, 2024 में तुम परीक्षा दोगे। इतना स्मार्ट बच्चा अगर रट्टा मार रहा है तो राम 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 गड़बड़ है कहीं ना कहीं। इसलिए रटना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कवि की बात करते हैं। हमारे अगले कवि कौन है भाई, शक्ल देखो पहचानो, हमारे कविराज कौन है, हमारे कविराज हैं बिहारी गुरु, ठीक है। कौन है, बिहारी, ठीक है। और भैया
बिहारी जो कवि हैं ऐसे वैसे कवि नहीं है, ये अमीर कवि है, क्या एलिड क्लास के कवि हैं। ठीक है भाई, ऐसे कवि हैं जिनको राजा महाराजा जो हैं वो अपने पास रखा करते थे, कविराज कृपया हमारे लिए दो शेर हो जाएं, मतलब दो दोहे हो जाएं। तो कविराज भी कहते थे कि ऐसे नहीं हो पाएगा बाबूजी, फीस लगेगी फीस। और उनकी फीस भी बढ़िया हुआ करती थी कि भाई एक एक दोहे पे अशर्फी मिला करती थी। अब अशर्फी मत सोचो तो मोटा माटी 20 ग्राम की तो होगी, एक दोहे पे 20 ग्राम की अशर्फी, सोच लो क्या कहते होंगे। तो ये तो ठीक बाह चर्चा, आइए मुख्य विषयों पर बात करते हैं। तो भैया बिहारी जी का जो जन्म था वो 1603 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर। ठीक है, बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर, अगर ज़्यादा ना लिख पाए तो गोविंदपुर या ग्वालियर भी लिख सकते हैं। पिता का नाम था केशव राय चौबे। ठीक है, चौबे चौबे चौबे, ठीक है, चौबे थे भैया जी। फिर मृत्यु कब हुई थी? 1663 में हुई थी। रचना कौन सी है? एक ही इनकी रचना है बेटा, ये चीज़ याद रखना कि बिहारी की जो रचना है वो केवल और केवल एक रचना है। कौन सी रचना है? बिहारी सतसई। कौन सी रचना? बिहारी सतसई। भाषा और शैली की यदि हम बात करें तो प्रौढ़ भाषा है और परिमार्जित शैली है। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल तो दुनिया को पता है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। ठीक है, जातन की शाई परत श्याम हरित जो तो हुए। ठीक है, तो बड़े लोगों के कवि, मतलब पढ़े लिखे लोगों के कवि हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की जिनका क्लास थोड़ा सा ऊपर किस्म का है। ठीक है, जो कहते हैं ना कि हम भाषा के विद्वान हैं, तो उनके कवि हैं बिहारी जी। ठीक है, चलिए शैली कैसी है? मुक्तक शैली है। तो बेटा यहाँ पर ना आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंटर्स का यूज किया गया है। पॉइंटर्स का यूज इसलिए किया गया है कि इन पॉइंटर्स को आप डेवलप करके अच्छा खासा जो है वो जीवन परिचय तैयार कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से ये होमवर्क भी है आपके लिए कि पॉइंटर्स आपके सामने हैं, इनके माध्यम से जीवन परिचय तैयार करना है। तो प्रयास तो कर ही सकते हैं। ठीक है, देखो सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, पर प्रयास हमें करना है, क्योंकि प्रयास से ही फल आता है। ठीक है, जो प्रयास है वो सफलता की कुंजी है। ठीक है, और कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। अभ्यास कीजिए, अभ्यास यानी कि प्रयास। जब आप अभ्यास करेंगे तब अच्छे से अच्छा होने का प्रयास भी तो उसमें छुपा है ना, तो वही चीज हमें करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सॉरी, इसी चीज का विस्तार समझ लेते हैं कि कवि बिहारी जी का जन्म जो है वो 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ माना जाता है। उनके पिता पंडित केशव राय चौबे थे। ठीक है, बचपन में ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहीं पर आचार्य केशव दास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली? काव्य शास्त्र की। किससे ली भैया? केशव दास से। ठीक है, वही जो उड़गन केशव दास कहे जाते हैं। किसके शिष्य थे? केशव दास जी के शिष्य थे। ठीक है, तो भैया वही कहे जा रहे हैं। फिर देखो क्या है, काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बेटा केवल एक रचना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फैक्ट को हमेशा याद रखिएगा कि बिहारी की केवल और केवल एक रचना है। बिहारी सतसई मुक्तक शैली में रची बिहारी जी की एकमात्र कृति है जिसमें 723 दोहे हैं। कितने हैं? 723 दोहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एमसीक्यू में पूछ लेगा बिहारी सतसई किसकी रचना है, तो बिहारी जी की रचना है। कितने दोहे हैं? 723 दोहे हैं। इस टाइप का एमसीक्यू बहुत रेयर है कि पूछे, लेकिन अगर उसका मन हो गया कि भाई गोलू बहुत तेज पढ़ता है, गोलू की परीक्षा ले लें, सच में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, तो फिर गोलू क्या करेगा? इसलिए इन सारी चीज़ों को पढ़ते जाना, डिटेल से सीखना है। ठीक है, फिर देखो क्या है, सतसई को गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। बिहारी सतसई को किसकी संज्ञा दी जाती है? गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो बिहारी जी ने रचनाएं बहुत कम लिखी हैं, फिर भी विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें महाकवि के पद के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। क्या कहा गया है? इन्हें महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तो बेटा यहाँ पर हमने रचना तो बता ही दी, साथ ही साथ एक छोटा सा परिचय भी बता दिया कि साहित्य की दुनिया में इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं भाषा की और शैली की। तो देखो बिहारी जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बिहारी जी किस चीज के कवि हैं? साहित्यिक ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है, फिर देखो क्या है, इनकी भाषा शैली साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली के अंतर्गत इन्होंने समास शैली का विलक्षण प्रयोग किया है। कौन सी शैली का? समास शैली का भयंकर और विलक्षण प्रयोग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इस शैली के माध्यम से इन्होंने दोहे जैसे छंद को भी सशक्त बना दिया
है और सशक्त भावों से भर दिया है। ठीक है, तो ये क्या थी, शैली थी। इस तरीके से आपको लिखना है परीक्षा में। और कैसे लिखेंगे, प्रैक्टिस कर करके, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, तो देखो साहित्य में स्थान तो हम पहले ही समझ चुके थे। अब बात करते हैं एक और कवि की, जिनका नाम है रस खान। ठीक है, क्या नाम है, रस खान। कैसा नाम है, जो रस की खान है। आ जाओ, ओरिजिनल नाम क्या था, ओरिजिनल नाम था सैयद इब्राहिम। ठीक है, और जन्म कब हुआ था भाई साहब, जन्म हुआ था 1553 में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई थी, 1618 में। और कहाँ हुई थी भाई इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु जो हो जाती है वो कहाँ हो जाती है, ब्रज में होती है। कहाँ, ब्रज में। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, कहाँ होती है इनकी मृत्यु, ब्रज में हो जाती है। फिर देखो क्या है, भक्ति क्या, यदि भाव की चर्चा करें, किसकी भाव की चर्चा की है, भक्ति की, तो भैया कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। गुरु कौन है इनके, गोस्वामी विट्ठल नाथ हैं। ठीक है, तो ये कुछ थी इनकी साइड इन्फॉर्मेशन। चलिए अब आगे की बात करते हैं। उपलब्ध कृतियों की यदि बात करें तो देखो बेटा, यहाँ पर जो है ना रस खान, एक मिनट, कृतियों की बात करें, हाँ, कृतियों के अंदर जो है ना सुजान रस खान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा भी जाता है। ठीक है, प्रेम वाटिका भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है वो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और यहाँ सारी चीज़ें पॉइंटर्स में दी गई हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो आप डिस्क्राइब करते हुए लिखिएगा, उस फॉर्म में लिखिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। कुछ चीज़ें यहाँ पर जानबूझकर पॉइंटर्स के फॉर्म में दी हैं, ताकि प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी निकल कर बाहर आएंगी। क्योंकि देखो, पढ़ाई हो, लड़ाई हो, या सफलता हो, या जिंदगी हो, कभी भी एक तरफा नहीं होती जीवन में। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी कोई चीज़ एक तरफा होती नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ से जो है वो चीज़ें होती हैं। एक तरफ से संघर्ष आएगा, एक तरफ से संघर्ष करने का हौसला आएगा, एक तरफ से असफलता आती दिखाई देगी, और एक तरफ से कहीं सफलता की छोटी सी किरण भी दिखाई देगी। तो जीवन में सफलता असफलता का द्वंद्व है। जीवन में हमेशा आशा निराशा का द्वंद्व आपको मिलेगा, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, हमेशा सफल होते रहना है। और सफल होने के लिए करना क्या पड़ेगा, अपने कार्य को स्वतंत्रता और अच्छे तरीके से पूर्ण करना है। ठीक है, किसी बाध्यता में नहीं कि अरे यार ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं, बढ़िया हंसते खिलखिलाते कि अरे ये तो करना ही है। चलिए, तो ये थी जीवन परिचय की चर्चा। बढ़ते हैं आगे, अब इनकी भाषा शैली की बात करते हैं। कविता में जनसाधारण योग्य ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में भाषा का स्वरूप अत्यंत सरल और सहज है। अनेक स्थानों पर प्रचलित मुहावरों का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। दोहा, कवित्व, सवैया तीनों छंदों पर इनका पूर्ण अधिकार है। रसखान के सवैये आज भी कृष्ण भक्तों के कंठहार बने हुए हैं, यानी कृष्ण भक्तों के लिए कंठहार बने हुए हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। रसखान ने अपने काव्य में सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। तो भैया ये तमाम बातें जो हैं वो रसखान जी की काव्य धारा में हमें दिखाई देती हैं। चलिए आगे बात करते हैं, और बात करते हैं साहित्य में स्थान की। ठीक है, तो भैया कृष्ण भक्ति धारा में रसखान जो है वो महत्वपूर्ण कवियों में से हैं। ठीक है, या इनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्दों के चयन और व्यंजनात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका स्थान कृष्ण भक्त कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेखक परिचय की, क्योंकि लेखक परिचय भी तो परीक्षा में बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो चलिए, लेखक परिचय के अंदर सबसे पहले जो लेखक है वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है भैया, आचार्य, अरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, शुक्ल जी। अब देखो, शुक्ल जी की अगर चर्चा की जाए तो ऐसी कोई गली नहीं जहां इनकी चली नहीं। ठीक है, चाहे आलोचना की बात कर लो, चाहे साहित्य इतिहास लेखन की बात कर लो, चाहे निबंध की बात कर लो, हर परंपरा को, हर विधा को सजा संवारने का या आधुनिक जामा पहचानने का जो तरीका है, ठीक है, कहीं ना कहीं शुक्ल जी के हाथों से दिखाई ही पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जन्म स्थान की। तो बेटा 4 अक्टूबर 1984 को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, आगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में होता है। पिताजी का नाम होता है चंद्रवली शुक्ल। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो 2 फरवरी 1941 को होती है। ठीक है, अगर इनकी विशेषता की बात कहें या साहित्य में स्थान की बात कहें तो हम कह सकते हैं कि भैया साहित्य में इनके नाम से एक युग ही चलता है।
जिसे हम कहते हैं शुक्ल युग, और इसी युग को हम क्या कहते हैं, छायावादी युग। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की। तो देखो बेटा, हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म आपको पता ही है 4 अक्टूबर 1984 के बस्ती जिले में हुआ था। फिर इनके पिताजी का नाम था चंद्रवली शुक्ल, जो सुपरवाइजर थे, एक तरीके से कानून को जो होता है ना, पटवारी आज के समय में होता है, उस तरीके से ये कार्य किया करते थे। अब देखो होता ये है कि ये पढ़ाई में जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कभी सफल नहीं हो पाए अपने जीवन में। ठीक है, होता क्या कि एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम में क्या है, थोड़ा सा विफल हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि दूसरे तरीके से प्रयास करते हैं पर फिर भी असफल हो जाते हैं। तो जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। फिर देखो आगे क्या होता है। देखो, गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्वी विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल ना होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में हो गई और बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद के रूप में पद को सुशोभित किया। ठीक है, और भैया इस विद्वान जो आलोचक हैं, साहित्यकार की मृत्यु जो है वो 2 फरवरी 1941 को हो जाती है। ठीक है, अब यदि इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो बेटा कई सारी कृतियां इनकी हैं। ठीक है, एक आध कृति नहीं है। निबंध की बात करें तो चिंतामणि, विचार वीथी। ठीक है, इतिहास की यदि बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना की बात करें तो सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी। और बेटा ये तीनों चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में सूरदास पूछा था, रसमीमांसा और त्रिवेणी भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आलोचना की दृष्टि से ये आईएमपी है, रचनाओं की दृष्टि से कहीं ना कहीं आपको टकरा सकता है। ठीक है, संपादन की यदि बात करें तो जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमतगीर सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी जैसी पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया है। ठीक है, और कहानी के क्षेत्र में, ठीक है, कहानी के क्षेत्र में क्या है, 11 वर्ष का समय, काव्याकृति, ठीक है, अभिमन्यु वध, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके बाद भी कई छोटी छोटी रचनाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रमुख रचनाओं की चर्चा हमने कर ली और ये भी जान लिया कि परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक साथ दोनों चीज़ें हो गई, कभी परिचय भी हमारा होता जा रहा है और परीक्षा की दृष्टि से कौन सा ऐसा जो भाग है, रचना है जो पूछी जा सकती है, वो भी हम पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात करते हैं तो शुक्ल जी की जो भाषा है बेटा वो संस्कृत निष्ठ शुद्ध भाषा, परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में शब्दों के प्रयोग होने पर भी उनकी बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण बना दिया है। तो भैया देखो, जितनी खतरनाक तरीके की भाषा ये यूज़ करते हैं, खतरनाक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत निष्ठ जो भाषा होती है या जो शब्द होते हैं वो भारी भरकम लगते हैं, पर उनका अर्थ उतना ही सटीक और उतना ही सुबोध होता है। और इनका प्रयोग भी उसी तरीके से शुक्ल जी ने किया है कि संस्कृत की शब्दावली का प्रयोग होने के बाद भी कहीं भी बोझलता नहीं आई, बल्कि पढ़ने में मजा आता है। जैसे मित्रता जो उनका निबंध है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बार बार ऐसा लगता है कि यार एक बार और पढ़ लेते, क्या अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही हैं। तो वही बात है। फिर देखो आगे क्या है, शैली क्या है, शैली जो है इनकी गठी हुई शैली है और व्यर्थ में एक शब्द भी जो है इन्होंने कभी प्रयोग ही नहीं किया। ठीक है, तो यही होता है बड़े लेखक की पहचान। किसकी पहचान, बड़े लेखक की पहचान, कि शैली बहुत सुव्यवस्थित, सुगठित है। ठीक है, वर्णात्मक, भावात्मक और विचारात्मक तीनों शैली का जो प्रयोग है वो इनके यहाँ पर दिखाया पड़ता है। ठीक है, चलिए, और कहीं कहीं तो इनकी व्यंग्य प्रधान शैली भी जो है जानी जाती है और उनके लिए वो प्रसिद्ध भी है। ठीक है, तो साहित्य में स्थान के लिए अब वो वाला पॉइंट छूट जाता है कि साहित्य में स्थान क्या लिखें, तो फटाफट बता दीजिएगा कि साहित्य में स्थान की जो परिचय है, साहित्य में इनका स्थान इनके युग के नाम से ही जाना जाता है या शुक्ल युग के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि अगले लेखक परिचय की। तो भैया हमारे जो अगले लेखक हैं वो यार हिंदी के जाने माने जो हैं वो लेखक भी हैं, कवि भी हैं। ठीक है, और छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। यहाँ पर एक एमसीक्यू जो है वो ये भी है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो भैया छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। हालांकि अलग अलग कवियों ने अलग अलग कहा है, लेकिन आपकी किताब इन्हें प्रवर्तक मानती है तो इन्हें हम भी मान लेते हैं। ठीक है, क्या ही जा रहा है। फिर देखो इनका जो जन्म होता है वो जन्म होता है इनका 30 जनवरी 1989 को।
कहाँ होता है भैया? तो बनारस में होता है। मृत्यु कब हो रही है इनकी? 15 नवंबर 1937 को हो रही है। किस भाषा के कवि हैं? खड़ी भाषा के कवि हैं। प्रमुख विधा कौन कौन सी है? नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, ठीक है। और काव्य या कविता, कविता के भी बड़े कवि माने जाते हैं, लेकिन हम लेखक की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो हम लेखक ही मानकर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। देखो साहित्यकार मतलब बहुत बड़ा, जो उसने हर चीज़ की हो, लेकिन अगर हमसे कहा जा रहा है लेखक तो लेखक की दृष्टि से ही लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या है। प्रसाद जी का जो जन्म है वो सुगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जो परिवार था ना बेटा वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध परिवार था, ठीक है। और इनका जो बचपन था वो बहुत शानदार तरीके से कटा। कैसे कटा? बहुत शानदार तरीके से कटा, ठीक है। पर यौवन जैसे ही आता है, ठीक है, जैसे ही जवानी आती है संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है। पिता की मृत्यु हो जाती है, 1 साल बाद भाई की मृत्यु हो जाती है। ये व्यापार संभालते हैं, व्यापार में भयंकर घाटा होता है और व्यापार भी डूब जाता है, ठीक है। उसके बाद जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इनके तमाम उतार चढ़ाव जो है वो कहाँ दिखाई देते हैं? उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं इनके साहित्य के अंदर, ठीक है। तो इन तमाम उतार चढ़ावों को देखते हुए जो है वो चीज़ें इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। पर जिंदगी जो है इनका जो जीवन है वो बहुत संघर्षमय रहता है, ये बात तो आप मान के चलिए, ठीक है। और इनकी एक फेमस कविता है आत्मकथ्य, ठीक है। उसके अंदर इस बात को वो कहते भी हैं, ठीक है, कि भाई मधुर गाथा कैसे गाऊं उन चांदनी रातों की, ठीक है, ऐसा कुछ वो कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी जो है उनकी काव्य से पुष्टि हो जाती है कि जीवन जो है वो थोड़ा सा संघर्षमय रहा था। फिर देखो प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो देखो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में क्या क्या है भाई साहब? नाटक हैं बहुत सारे, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जो है, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख है, राजश्री है, कामना, जन्मेजय का नाग्य, करुणालय, एक घूंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है बेटा जी। चलिए सज्जन एवं प्रायश्चित आदि है। कहानी की बात करें तो प्रतिध्वनि, क्योंकि बेटा कहानी संग्रह आपके यहाँ है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। छाया है, इंद्रजाल है, आदि आदि कहानियां जो है वो प्रमुख हैं। कामायनी भी एक प्रसिद्ध रचना है और बेटा पूछा जाता है, ठीक है, काव्य की श्रेणी में पूछ लिया जाता है, महाकाव्य खंड काव्य में खूब पूछा जाता है, ठीक है। उपन्यास पूछे तो तितली है, इरावती है, अपूर्ण, इरावती बेटा अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। तो कुछ उपन्यास ये रचनाएं जो है वो इस तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रसाद जी की भाषा की। तो प्रसाद जी की जो भाषा है वो उनकी तरह ही कई रंग लिए हुए, तत्सम शब्दों का भयंकर प्रयोग किया है और आधिक्य होने के बाद भी भाषा का जो प्रभाव है वो कहीं नहीं बदला है, ठीक है। फिर क्या होता है? प्रसाद जी का जो काव्य गुण है वो भी प्रसाद ही है, तो वो जो दोनों चीज़ें, नाम भी प्रसाद, काव्य गुण भी प्रसाद, और इसीलिए वो जो है कविता के अंदर झलकता भी है। उनकी भाषा में मुहावरेदार, लोकोक्ति आदि न्यून होने पर भी भाषा में अपना एक रस है। संस्कृत निष्ठ भाषा होने पर भी भाव एवं अर्थबोध बड़े ही सहज हैं। तो ये इनका बेटा भाषा था, ठीक है। अब साहित्य में स्थान की यदि बात करें तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन शैलियों की यदि बात करें तो भैया देखो वर्णात्मक शैली भी है इनकी, अलंकारिक शैली भी है, भावात्मक शैली है, चित्रात्मक शैली है, ठीक है। तो ये इनकी कुछ शैलियां भी हैं और देखो रचना के अनुसार उन्होंने शैलियों का प्रयोग किया है, तो शैलियों में ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगले जो हमारे लेखक हैं वो हैं राजेंद्र बाबू, गद्य की दुनिया के मंझे हुए लेखक हैं, ठीक है। और इनको जो है ना एक राजनीतिक रूप में तो हम जानते ही हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से ज़्यादा एक साहित्यिक रूप में भी इन्हें जाना जाता है। आइए इनके विषय में भी जान लेते हैं। तो भैया इनका जो जन्म होता है वो कब होता है? 3 दिसंबर 1884 को। कहाँ होता है? जीरादोई छपरा बिहार में होता है, ठीक है। और मृत्यु कब हो जाती है? मृत्यु इनकी भाई साहब हो जाती है 28 फरवरी। कब हो जाती है? 28 फरवरी को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और कब हो रही है? 1963 में हो रही है, ठीक है। और भैया अब आ जाओ क्या था इनका जीवन परिचय। तो राजेंद्र बाबू जो थे वो एक होनहार विद्यार्थी थे, तभी तो वो वकील थे, इसीलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई करी, ठीक है। और फिर क्या हो गया? कुछ समय बाद मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में कुछ दिनों के अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1911 से लेकर 1920 तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता और पटना हाईकोर्ट में वकालत की। परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने 1920 में वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। तो भैया गांधी जी का प्रभाव पड़ा, एक अच्छा खासा अध्यापक जो है पहले क्या हो जाता है? वकील हो जाता है। और गांधी जी का जैसे ही प्रभाव पड़ा वैसे ही वो जो वकील था वो स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है। यदि प्रमुख रचनाओं की बात करें तो देखो बेटा, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, भारतीय शिक्षा, क्या
भारतीय शिक्षा, ठीक है। गांधी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछ लिया जाता है कि मेरी आत्मकथा किसकी रचना है। तो अब आपको पता होगा कि भैया राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है मेरी आत्मकथा, और ये शायद प्रीवियस ईयर पूछा भी गया था, ठीक है। तो ये कुछ इसका विशेष रचनाएं थी। फिर इसके बाद है खादी का अर्थशास्त्र, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब एक रचना की चर्चा करनी है तो इनमें से किसी भी एक रचना की आप ये तो बता ही सकते हैं कि मेरी आत्मकथा क्या है, राजेंद्र प्रसाद की एकांकी है, ठीक है, राजेंद्र बाबू की आत्मकथा है, और यहाँ पर उन्होंने अपने विषय में चीज़ों को प्रस्तुत किया है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं भाषा शैली की। तो राजेंद्र बाबू की जो भाषा शैली है वो सहज, सरल और सुबोध खड़ी बोली है। इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसके लिए उसमें संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। ग्रामीण कहावतों एवं ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग है। इनकी भाषा में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती। मुख्य रूप से इनकी शैली में, देखो अब इनकी शैली की बात आ गई, तो बेटा इनकी दो ही शैलियाँ हैं, एक तो साहित्यिक शैली है और एक भाषणात्मक शैली है। क्योंकि देखो ये वकील साहब थे तो भाषण तो देंगे ही देंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बातें कह ही देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारा आज का ये सेशन संपन्न होता है, जहाँ पर हमने सीखा था क्या, महत्वपूर्ण कवि परिचय। अब जाते जाते आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि जिन चीज़ों को आपने अभी समझा उन्हें एक बार पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उन्हें अपने शब्दों पर पेपर पर उतारिएगा, और जब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएं तब एक छोटा सा जो है ना शॉर्ट नोट बना लीजिएगा और उसको हर 2-3 दिन में रिवाइज करते रहिएगा। क्योंकि देखो बेटा ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस बच्चे ने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो उसके भैया 10 अंक तो कहीं नहीं गए। कितने अंक कहीं नहीं गए? 10 अंक कहीं नहीं जाएंगे और कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भैया अब आपकी बारी है, होमवर्क को बहुत अच्छे तरीके से करिए, चीज़ों को सीखिए और समझिए, और यदि कहीं कोई दिक्कत है तो हम उपलब्ध हैं, पीडब्ल्यू परिवार आपके साथ खड़ा है। कोई भी शंका है, कोई भी समाधान है तो हमसे कनेक्ट करिए। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।